हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर जनरल नॉलेज वाली सीरीज को कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, टी एलो रोग का कारण है। टी एलो डिजीज किस में लगता है? ये लगता है चाय में। तो इस किसकी कमी से लगता है? ये लगता है सल्फर की डिफिशियंसी से। अगला क्वेश्चन दिया गया, लोहे युक्त एंजाइम जो जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा एंजाइम होता है? नाइट्रोजनेज होता है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है? फिक्सेशन करता है किसका? नाइट्रोजन का। जो 78% नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या करता है? ये फिक्स करता है, स्थिरीकरण करता है नाइट्रोजन का। तो उनकी जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी गांठों में एक एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजनेज, जो क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, बीज के लिए पत्ता गोभी, क्या दिया गया? पात गोभी की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। क्या करना है? अगर हमें सीड का प्रोडक्शन करना है, मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारी पत्ता गोभी होती है वो किस लिए करते हैं? प्रोडक्शन हेड के लिए। हेड के लिए मतलब पत्ता गोभी से जो हमें हेड प्राप्त होता है उसके लिए हम करते हैं। लेकिन अगर हमें बीज का उत्पादन करना है तो हम कहाँ करते हैं? ठंडे इलाकों में, जहाँ पर क्या हो, यहाँ पर दिया गया है हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पे हम क्या करते हैं? सीड प्रोडक्शन करते हैं पत्ता गोभी का। अगला दिया गया है, उपरिवार धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ पर? ये मसौदा में। दिया गया है, सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? मसौदा हो जाएगा। तम्बाकू की फसल में टॉपिंग की क्रिया से हटाया जाता है, यानी कि क्या है? जब हम तम्बाकू की फसल में क्या करते हैं? टोबाको में टॉपिंग करते हैं। टॉपिंग करते हैं। टॉपिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि क्या देखते हैं हम कि तम्बाकू की फसल होती है उसकी हाइट बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट मतलब जो उसकी साइड वाली ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और इसकी हाइट बढ़ती रहती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पुष्प गुच्छ होती हैं, पुष्प कलिकाएं होती हैं, उनको क्या करते हैं? हम तोड़ देते हैं। 3 से 4 पुष्प कलिकाओं को ऊपर से हटा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो न्यूट्रेंट हमारे ऊपर जा रहे होते हैं हाइट के लिए, वो न्यूट्रेंट हमारे ऊपर न जाके साइड की ग्रोथ होती है वो बढ़ने लगती है। तो उसमें हम करते हैं टॉपिंग, यानी क्या करते हैं? इन्फ्लोरेसेंस को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पैगिंग क्या होता है? पैगिंग हम करते हैं किसमें? ग्राउंड नट में, यानी कि मूंगफली में हम करते हैं पैगिंग की क्रिया। और इस ये कब की जाती है? ये करते नहीं, ये की जाती है, मतलब अपने आप ही होती है नेचर में। तो ये कब होती है? पैग बनते समय। मूंगफली में क्या बनते हैं? पैग बनते हैं, यानी कि जब ग्रैन का निर्माण होता है, पैग बनते हैं, तब ये पैगिंग की क्रिया होती है मूंगफली में। मल्चिंग की जाती है। अब मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग वो प्रोसेस होती है कि जब हमारी भूमि में अगर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, भूमि में मॉइस्चर है और हमें उस मॉइस्चर को क्या करना है? लॉस नहीं होने देना। तो हम क्या करते हैं? भूमि के ऊपर या तो पॉलीथीन की कोई लेयर चढ़ा देंगे, कवर कर देंगे पॉलीथीन से, या फिर हम क्या करते हैं, धान का पुआल होता है तो उनकी उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको क्या कर देते हैं? हम सॉइल को ढक देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं, जिससे कि सॉइल मॉइस्चर डिक्रीज ना हो। तो दिया गया है यहाँ पर, हमारा आंसर हो जाएगा भूमि से नमी के वाष्पसर्जन को रोकने के लिए। यानी कि वाष्पसर्जन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर। जब वाटर का लॉस होता है, चाहे प्लांट की सतह से हो चाहे भूमि की सतह से हो, तो उसे हम बोलते हैं वाष्पसर्जन। तो इसके हम क्या करते हैं? इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? मल्चिंग की क्रिया क्रिया करते हैं। अगला दिया गया, एरोबिंग। एरोबिंग जाना जाता है, देखो, अब जो शुगर कैन की क्रॉप होती है उसमें क्या होता है? उसका जो पुष्पक्रम होता है उसे हम बोलते हैं एरो, क्योंकि वो तीर के आकार का होता है, तो हम उसे बोलते हैं एरो। अब इस एरो यानी कि जो पुष्पक्रम निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? एरोइंग कहते हैं। तो गन्ना में पुष्पक्रम या पुष्प गुच्छ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम एरोइंग कहते हैं। अगला दिया गया, रॉगिंग की क्रिया की जाती है। जो रॉगिंग की क्रिया होती है वो क्या होती है? जैसे हमने कोई मुख्य फसल लगाई है, जैसे हमने मान लो कोई सीड की, कोई भी क्रॉप की हमने क्या लगाई? वैरायटी लगाई है। उसमें अगर कोई दूसरी वैरायटी का सीड उगाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं अपने प्लांट से, अपने फील्ड से हम क्या कर देते हैं? उसको रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम रॉगिंग। दिया गया है, वांछित किस्म की फसल से अवांछित पौधों को निकालना ही रॉगिंग कहलाता है। यानी कि रिमूवल ऑफ प्लांट अदर देन डिजायर क्रॉप। जो अदर क्रॉप के जो सीड होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं अपने फील्ड से। क्या दिया गया है, भारत में वर्तमान भूमि, भारत में वर्तमान भूमि आदमी का अनुपात है। तो ये कितना है? 0.15 हेक्टेयर। ये पुराना डेटा है। पूछा गया है, पिछले दशक में भयंकर सूखा पड़ा था। यानी कि जो पिछले दशक में भयंकर सूखा पड़ा था वो कब पड़ा था? ये पड़ा था कब? 1987 को। कब पड़ा था ये? 1987 को पड़ा था, पिछले दशक में भयंकर सूखा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया एली क्रॉपिंग। अब एली क्रॉपिंग का तात्पर्य किससे, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। एली क्रॉपिंग क्या होती है? शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई दो कतारों के बीच में को फसल उगाना। इसमें क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, हमने कोई पौधे लगाए, जैसे हमारे ये पौधे लगे हुए, इसमें जो हमारा स्पेस रहता है बीच में, उस स्पेस में हम क्या करते हैं, कोई प्लांट रोप देते हैं। उस स्पेस में क्या करते हैं, किसी प्लांट की हम रोपाई कर देते हैं, जिससे कि हमें क्या होता है, भूमि भी कवर हो जाती है, ट्रांसपीरेशन की रेट को भी रोक सकते हैं इससे, और हमें अधिक प्रोडक्शन भी मिल जाता है। तो उसे हम बोलते हैं एली क्रॉपिंग। इसे गली क्रॉप भी कहते हैं। ये जैसे ये प्लांट लगे हुए हैं हमारे, इन प्लांटों के बीच में जो गली पड़ी है, इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप को लगा देते हैं, कोई और प्लांट को लगा देते हैं, उन्हें बोलते हैं एली क्रॉपिंग। अगला दिया गया, भारतवर्ष में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रफल लगभग है, यानी कि ऐसा कितना एरिया है जो कि क्या, वर्षा, जैसे जब भी वर्षा होती है तो नदियां आ जाती हैं, वो पानी से ढक जाता है, तो कितना है, 20 मिलियन हेक्टेयर। 20 मिलियन हेक्टेयर ऐसा एरिया है जहाँ पर बाढ़ आ जाती है। अगला दिया गया, वर्ष में एक बार से अधिक बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक कहाँ पर है। यानी कि वर्ष में अगर एक बार से ज़्यादा अगर हम भूमि की बुवाई कर रहे हैं, तो किस भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक उसका क्या क्षेत्रफल है, तो किस में है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न मृदा में कार्बनिक पदार्थ का अवगठन कर अवगठन अधिक होता है। पूछा गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज्ड सॉइल इन सबमर्ज्ड सॉइल इज कैरीड आउट। यानी कि किसके द्वारा क्या होता है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, अवगठन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो किसके द्वारा होता है, ये होता है फंगस के द्वारा। किसके द्वारा होता है ये होता है फफूंदी या फंगस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सहसंबंध। क्या दिया गया है, सहसंबंध गुणांक के गणितीय मान का परास होता है। गणितीय मान का परास कितना होता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा -1 और +1 के बीच में, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, अधिक पीएच मान वाली भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, जिसका पीएच मान अधिक होता है। देखो, जिस भूमि का पीएच मान अधिक होगा वो कैसी भूमि होगी, अल्कलाइन सॉइल होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज्वार को अधिक पीएच मान पे उगाते हैं, तो सी हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा 6 रो वॉरले है। क्या पूछ रहे हैं कि 6 रो वॉरले की स्पीसीज पूछ रहे हैं, वो कौन सी है। तो 6 रो वॉरले कौन सी होती है, होर्डियम वल्गेर होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 प्लांट है। पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा हमारा C4 प्लांट है। तो C4 प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट वो होते हैं जिनमें कार्बन 4 को फिक्स करते हैं, जिनमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करने के लिए पदार्थ होता है, तो वो हमारे होते हैं C4 प्लांट। अब पूछ रहे हैं कि इनमें C4 प्लांट कौन सा, C4 प्लांट कौन सा है, गन्ना और मक्का हमारे C4 प्लांट होते हैं। और ये किसके आधार पे होते हैं, ये लीफ के आधार पे होते हैं। और गेहूं, बाजरा, अरहर, ये सब क्या है, C3 प्लांट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, लंबे दिन यानी कि लॉन्ग डे वाली फसलें हैं। लॉन्ग डे वाली फसलें, तो देखो, जो फसलें लॉन्ग डे क्रॉप होती हैं, लॉन्ग डे क्रॉप, जो हमारी फसलें कैसी होती हैं, लॉन्ग डे क्रॉप, वो क्रॉप पे कौन सी होती हैं, रबी में उगने वाली। जो रबी के सीजन में जितनी भी क्रॉपों को हम उगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग डे क्रॉप। और खरीफ के सीजन में हम जितनी भी क्रॉपों को ग्रो करते हैं, वो सब कैसी होती हैं, वो होती हैं शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। अब लॉन्ग डे शॉर्ट डे का प्लांट मतलब क्या होता है, लॉन्ग डे वो प्लांट होते हैं जिनके पुष्पन के समय और वेजिटेटिव ग्रोथ के समय, जब दाना का निर्माण होता है, वो पुष्पन का समय होता है, तो उनको क्या ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सनलाइट कितनी ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम बोलते हैं क्या, लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। और जिनको पुष्पन के समय कम अवधि के सूरज की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, इक्रिस्ट हैदराबाद में निम्नलिखित फसलों में से किसी पर कार्य करता है। यानी कि पूछ रहा है, जो इक्रिस्ट है, इक्रिस्ट का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद में है। तो ये पूछ रहा है, ये किस फसल पे काम करता है, ये जो संस्थान है, ये हमारा संस्थान किस फसल पे काम करता है, तो ये किस पे करता है, चना की क्रॉप पे करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण किया जाता है, जब किसी क्या इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस
कौन सा क्रॉस प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा क्रॉस, यानी कि पूछ रहे हैं कि कौन सा क्रॉस करते हैं हम इनब्रेड लाइंस को चेक करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें हो जाएगा हमारा टॉप क्रॉस, टॉप क्रॉस। और बैक क्रॉस का यूज़ कब करते हैं, बैक क्रॉस का यूज़ करते हैं अगर हमें कोई डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करना है तो बैक क्रॉस का यूज़ करेंगे। टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं पौधे की, क्या करते हैं हम उसकी क्षमता को नापते हैं टेस्ट करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सही है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही है। ये क्वेश्चन 2021 में पीसीएस में भी पूछा गया था और ये पीजीटी में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया, जो फास्फोरस होता है ना, तो फास्फोरस को ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया गया फास्फोरस को। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा P2O5, क्या हो जाएगा P2O5 इंटू 0.44 इक्वल टू पी, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया गया शाखाओं के निकलने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है। शाखाओं के निकलने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है। एक बार इधर पढ़ लेते, दिया गया है द प्रोसेस ऑफ डिसकरिंग इज मेनली इसेंशियल फॉर। तो डिसकरिंग किस में होती है, डिसकरिंग हम किस में करते हैं, टोबैको में करते हैं। इनकी शकर्स तोड़ने की क्रिया को, जो तंबाकू होती है उसमें क्या होता है, शकर्स तोड़ने की क्रिया को हम डिसकरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। गेहूं की इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। इंटरनली सीड बॉर्न का डिजीज का मतलब होता है जिन डिजीजों के जो पैथोजन होते हैं वो सीड के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। और जिन डिजीजों के पैथोजन कारक जो होते हैं, डिजीज को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वो इंटरली इंटरली ना होकर वो कैसे होते हैं, बाहरी होते हैं, बाहर होते हैं। चाहे वो सॉइल में हो, चाहे प्लांट की बाहरी सतह पे हो, चाहे प्लांट की लीफ रिड्यूज में हो, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज। तो गेहूं का जो लूज स्मट डिजीज होता है वो कैसा होता है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है। और जितने भी इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होते हैं उनका हम कंट्रोल किससे करते हैं, उनका करते हैं हम ट्रीटमेंट से। सी ट्रीटमेंट करेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, तो इन सब से क्या करते हैं, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज का कंट्रोल करते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया एस्कर्बी, दिया गया है स्कर्वी रोग से बचने के लिए सबसे उपयोगी फल कौन सा है। स्कर्वी रोग मतलब, स्कर्वी रोग का मतलब होता है विटामिन डी, यानी कि स्कर्वी डिजीज होते हैं विटामिन डी की कमी से, सॉरी स्कर्वी जो डिजीज होते हैं वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, आंवला और बारबडास चेरी में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आंवला का प्रयोग करेंगे हम स्कर्वी डिजीज से बचने के लिए। पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, केला में विटामिन ए और बी पाया जाता है, और सेब में भी बी1 और विटामिन ए पाया जाता है। लीची का जन्म स्थान पूछा गया, लीची चाइनेंसिस, तो इसका जन्म स्थान हो जाएगा चीन। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लीची जो है इसका खाने वाला भाग कौन सा है, तो मासल एरिल होता है, जिसे हम एरिल बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और लीची से पूछा जाता है कि लीची में जो हम क्या होता है, लीची में जो वो करते हैं बूटी द्वारा या एयर लेयरिंग द्वारा हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, सॉरी ट्रांसप्लांटिंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी याद नहीं आ रहा है, उसमें हो जाएगा हमारा एयर लेयरिंग द्वारा। अगला दिया गया राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, यानी कि जो राष्ट्र नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन जो बोर्ड था उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी कब, 1983 में हुई थी उसकी स्थापना। अगला दिया गया अधिकतम ऊर्जा प्रति 100 ग्राम प्राप्त होती है, यानी कि ऐसा कौन सा फ्रूट को हम कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, जिसको 100 ग्राम अगर हम खाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी, क्या उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो कौन सा होता है, शकरकंद। स्वीट पोटैटो होता है जो कन्वोलुलेसी का फैमिली का सदस्य होता है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, आलू से भी ज़्यादा। इसमें कार्बोहाइड्रेट 28% की समथिंग होता है। नागपुर प्रस्ताव के अनुसार भारतवर्ष में खेती होनी चाहिए। नागपुर प्रस्ताव के अनुसार भारतवर्ष में खेती होनी चाहिए। तो इसका हमारा थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। फार्मिंग इन इंडिया अकॉर्डेंस विद द नागपुर रिजोल्यूशन शुड बी थ्रू। इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्या, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, यानी कि हो जाएगा कौन सा, सहकारी संयुक्त खेती पद्धति द्वारा। बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला दिया गया है चीनी, चीनी का वानस्पतिक नाम है, चीनी का वानस्पतिक, चीना होता है, चीनी गलत लिखा, चीना होता है। चीना का वानस्पतिक नाम ये कैसी होती है, मिलेट क्रॉप होती है। द बॉटनिकल नेम ऑफ चीना, चीना होता है, चीनी नहीं होती है। चीना का बॉटनिकल नाम क्या होता है, इसका होता है इल्यूसन कोरिकाना, क्या होता है, इल्यूसन कोरकाना होता है ये दिया गया है इसका बॉटनिकल नेम, इल्यूसन इल्यूसन कैरिकाना। और यहाँ पर और इसकी सब स्पीसीज में दिया गया है
गेरटन, ये होता है इसका इल्यूशन कोरिगाना। ये क्या होता है, मिलेट क्रॉप होती है, मोटे अनाज वाली फसलें। अगला क्वेश्चन दिया गया, द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल्स, पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन से, एनसी ब्रेडी हैं। एनसी ब्रेडी ने एक पुस्तक लिखी थी, द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। इसमें क्या है, जो हमारी सॉइल है उसके नेचर के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में और उसके नेचर के बारे में, जो मृदा का स्वभाव होता है वो किस प्रकार का होता है, इसमें प्रस्तुत किया गया है। इनके द्वारा काफ़ी अच्छा दी गई है, इस बुक में डिस्क्राइब भी किया गया है सॉइल के ऊपर। अगला दिया है, जब सीमांत उत्पाद घट से अधिक हो तब कुल उत्पादन होगा। तो अब इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, कि क्या पूछा जाता है, जब सीमांत उत्पाद घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो, घट रहा हो बट शून्य से अधिक हो, तब उत्पादन होगा। तो कैसा होता है, घटती हुई दर से क्या होता है, बढ़ता है, घटती हुई दर से सीमांत उत्पादन क्या बढ़ता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा परपरागत क्रॉप है, पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप पूछ रहे हैं। अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा फूल गोभी। फूल गोभी कैसी होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। टोमेटो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें होता है, इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन। मिर्च में मिर्च में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मूंगफली में भी ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसको हम गिनती करते हैं किसमें, सेल्फ पॉलिनेशन में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फूल गोभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं होती है। यानी कि उत्पत्ति है, उत्पत्ति मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उन फैक्टरों में इनको क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं उनमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इनमें देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया गया हमारा साहस, यानी कि होता है इंटरप्राइजेज, ये हमारा इंक्लूड होता है प्रोडक्शन में। लैंड भी प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है और संगठन भी प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है, लेकिन टाइम प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होता है, समय को कोई मान्यता नहीं दी जाती है प्रोडक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है, कृषि श्रमिक से संबंधित, क्या दिया गया है, कृषि श्रमिक से संबंधित, एक मिनट, दिया गया कृषि श्रमिक से संबंधित बोनस एक्ट पास हुआ था। तो ये पास कब हुआ था, 1979 में हुआ था, ये 1979 में। दिया गया है मोजोक रोग फैलता है, तो मोजोक रोग किसके के द्वारा फैलता है, ये वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस के द्वारा उसको स्प्रेड करने वाले वाइट फ्लाई भी हो सकते हैं, लीफ ऑफर भी हो सकते हैं, थ्रिप्स हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि किस में होता है, कोई क्रॉप का नाम यहाँ पर शो नहीं किया गया। पूछा गया कपास की ब्लैक आर्म बीमारी फैलती है, जो कपास में क्या ब्लैक आर्म डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है। तो जो कपास में ब्लैक आर्म डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज है ये। ब्लैक आर्म क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये। अगला दिया गया बहुचर्चित आयरिस फैमिन का कारण है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, आयरिस फैमिन को हम कहते हैं कौन सा, आयरिस फैमिन। ये फेमाइन आया था आयरलैंड में, तो उसका नाम रखा था आयरिस आयरिस फैमिन। क्या हुआ था उस समय, आलू की फसल संपूर्ण रूप से आयरलैंड में नष्ट हो गई थी और वहाँ पर क्या हुआ था, फेमाइन आ गया था, भुखमरी मच गई थी और कई लाख 20 लाख से आदमी ज़्यादा भूखों से मर गए थे। और ये कहाँ आया था, आयरलैंड में आया था। तो इसमें क्या हुआ था, आलू की फसल में क्या हो गया था, पछेती झुलसा रोग लग गया था। यहाँ पर क्या लग गया था, पछेती झुलसा रोग, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से लगता है ये आलू का पछेती झुलसा रोग लग गया था, आयरिस फैमिन, जो कि आयरलैंड में आया था और 20 लाख से अधिक आदमी इसमें मर गए थे। तो ये किससे होता है, फंगस से, फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस नामक फंगस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन बी 12 दिया गया है, विटामिन बी 12 का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो विटामिन बी 12 का प्रमुख घटक कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है। इसका जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है विटामिन बी 12 का केमिकल नाम। अगला दिया गया हेट्रोसिस शब्द, हेट्रोसिस शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था। तो हेट्रोसिस जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, हेट्रोसिस शब्द दिया था, हेट्रोसिस शब्द दिया था वेटसन ने। हेट्रोसिस, एक मिनट उसको देख लेते हैं, हेट्रोसिस, जो हमारा हेट्रोसिस शब्द है वो बैटसन ने नहीं दिया था, वो सुल ने दिया था, सुल के द्वारा दिया गया था हेट्रोसिस शब्द। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, यूजी फ्लाई परजीवी है, यानी कि यूजी फ्लाई एक क्या पैरासाइट है और किस इंसेक्ट का पैरासाइट है, वो है रेशम के कीट का, जो बैम्बक्स मूरी होता है, रेशम का कीट, सॉरी लाख का कीट होता है जो हमारा लेसिपर लैक का, उसका क्या है ये, यूजी फ्लाई उसका एक पैरासाइट है। अगला दिया गया, भारतवर्ष में रोजाना आयोग, सॉरी भारतवर्ष में ना, योजना आयोग, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं,
वो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर सही। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय मृदा में क्या दिया गया है, सुधारक के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं। अम्लीय मृदाएं होती हैं उनका पीएच मान कम होता है, क्षारीय मृदाएं होती हैं उनका पीएच मान ज़्यादा होता है। पीएच मान के अकॉर्डिंग हम उनको अम्लीय क्षारीय कहते हैं। अगला दिया गया, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है। यानी कि पूछ रहा है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, द बेसिक यूनिट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है एक परिवार, एक फैमिली ही इसकी इकाई होती है। किसकी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, एक फैमिली होती है। एक्सटेंशन एजुकेशन का क्वेश्चन है ये। अगला दिया गया, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी, पंतनगर में हुई थी 1960 में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, प्रसार शिक्षा, यानी कि प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन इज, प्रसार शिक्षा एक है। तो प्रसार शिक्षा क्या होती है, प्रसार शिक्षा होती है, प्रसार शिक्षा क्या है, एक एजुकेशन की क्या है, शाखा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा की एक शाखा है प्रसार शिक्षा, यानी कि अ डिसिप्लिन। एजुकेशन इज एक्सटेंशन इज अ डिसिप्लिन। अगला दिया गया, प्रकाश की निप्रभावी होता है, प्रकाश निप्रभावी पौधा होता है। यानी कि पूछा गया डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब जिन पे प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे लॉन्ग डे हो चाहे शॉर्ट डे हो, जिन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये हमारा होता है सूरजमुखी। जिन फसलों को हम किसी भी मौसम में उगा सकते हैं उनको हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। जैसे कि हमारा मेज हो गया, वैसे तो मेज आता है शॉर्ट डे प्लांट में, लेकिन इसको हम डे न्यूट्रल भी प्लांट कह सकते हैं। और हमारा हो गया सनफ्लावर, हो गया सनफ्लावर हमारा क्या होता है, कैसा होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है। और टोमेटो भी होता है हमारा डे न्यूट्रल प्लांट। इनमें क्या होता है कि प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, कभी भी होगा हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मूंगफली अरहर चना, क्रॉपें दी गई हैं, मूंगफली अरहर चना, तीन क्रॉप, सॉरी मूंगफली अरहर और गन्ना, ये फसल चक्र की सघनता होती है। तो इसकी सघनता कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 200%। यानी कि मूंगफली और अरहर को जब हम साथ में बोएंगे तो इसकी हो जाएगी 100 हो जाएगी सीधी सी, और गन्ना की सीधी 100 हो जाएगी। तो सीधा से 200 हो जाएगा क्या, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यानी क्रॉप रोटेशन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। पूछा गया, पाले के लिए संवेदनशील फसल है, यानी कि फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप, ऐसी कौन सी क्रॉप है जो फ्रॉस्ट के लिए कैसी हो, फ्रॉस्ट के लिए पाले के लिए कैसी होती, संवेदनशील होती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, आलू। आलू क्या होती है, सेंसिटिव क्रॉप होती है पाले के लिए। हवा का दबाव मापने वाला यंत्र है, मापने वाले यंत्र है, यानी कि क्या, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर हम किस यंत्र से एयर का प्रेशर क्या करते हैं, मीजर्ड करते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा वॉरोमीटर हो जाएगा, जिससे हम क्या करते हैं, एयर का, हवा का दबाव मापते हैं। अगला दिया गया, डाई अमोनियम फास्फेट, यानी कि DAP, डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फेट का प्रतिशत होता है। जो डाई अमोनियम फास्फेट होता है उसमें फास्फोरस कितने परसेंट होता है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा DAP होता है वो कैसा होता है, एक फास्फेटिक उर्वरक होता है। DAP में जो फास्फेट कंटेंट होता है वो कितना होता है, 46% होता है। कितना होता है, 46%। क्या होता है देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, नीली हरी शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का हम प्रयोग किसमें करते हैं, पैडी की क्रॉप में करते हैं, यानी कि धान की फसल में क्या करते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करते हैं, किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम कर रहा है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तम्बाकू से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी क्रिया है जो कि किससे, टोबैको से रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारी क्रिया कौन सी हो जाएगी, ब्लीचिंग। जो ब्लांचिंग होती है, ब्लांचिंग किस में करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल में करते हैं। किस में करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल में। और हम ये क्यों करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल में भी ये प्रोसेस इसलिए करते हैं ताकि हम इनको क्या कर सकें, डिब्बाबंदी कर सकें, लंबे समय के लिए परिरक्षित करके रख सकें, प्रिजर्व करके रख सकें। फ्रूट एंड वेजिटेबल में होती है ब्लीचिंग की क्रिया। टॉपिंग, डिसकरिंग और प्राइमिंग, ये तीनों प्रोसेस किस में होती हैं, टोबैको में होती हैं। बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, तो बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, 4 से 500 ग्राम होती है प्रति हेक्टेयर।
टिक्का रोग का संबंध है। टिक्का रोग किस में लगता है? टिक्का रोग मूंगफली में लगता है। सर्कोस्पोरा परसुनाटा नामक फंगस से लगता है टिक्का रोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलू की पछेती झुलसा अवरोधी किस्म है, यानी कि लेट वैरायटी पूछी गई है जो कि किससे रेसिस्टेंट हो? ब्लाइट से, लेट ब्लाइट से पूछा गया। आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति कौन सी है? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुफरी बादशाह है। जो कुफरी बादशाह होती है वो कैसी है? लेट ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी है पोटैटो की। आम्रपाली का एक संकरण है, तो आम्रपाली का संकरण कौन सा हो जाएगा? दशहरी गुड़न नीलम, यानी कि इसको पढ़ते हैं हम क्या? DNA। DNA, ए से हो गया हमारा आम्रपाली हो गया, डी से हो गया हमारा दशहरी, और एन से हो गया नीलम। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, DNA, दशहरी गुणन नीलम इक्वल टू आम्रपाली। अब ये कैसी है? एक बौनी प्रजाति है। अगला दिया गया CF, क्या दिया गया? CFTRI, तो ये कहाँ पर? ये अगला हमारा क्वेश्चन ये होता है, सेंट्रल फूड एंड ये कहाँ पर? मैसूर कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा मृदाएं कौन सी जाती हैं? तो वो कौन सी होती हैं? जलोढ़ मृदाएं। और ये कौन सी मृदाएं होगा? यमुना, जो नदियाँ होती हैं, सिंधु नदी है जिसे हम इंडस वैली बोलते हैं, उन नदियों से जो मिट्टियाँ बहा कर लाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। और सबसे ज़्यादा भारत में क्षेत्रफल पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।